आज हम आपको ये जो घटना बताने जा रहे हैं साथियों, ऐसी घटनाएं आपने कई बार सुनी होंगी कि प्रेम प्रसंग में कभी लड़के की हत्या हो जाती है तो कभी लड़की की हत्या हो जाती है, तो कभी लड़के या लड़की में से कोई ना कोई आत्महत्या कर लेता है। ये जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, इस घटना में लड़की को शादी के लिए दबाव बनाने पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लगातार ये लोग 5 सालों से रिलेशन में रहते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद जब ये भाग जाते हैं तो जो लड़का होता है उसके मन मुताबिक सारा काम लड़की करती है, लेकिन जब लड़की कहती है कि शादी कर लीजिए तो लड़का इस चीज से नाकार जाता है, कहता है नहीं तुम दूसरे कास्ट की हो, मैं दूसरे कास्ट का हूं। और इन्हीं सब खुन्नसों में लड़का एक प्लानिंग करता है जिसमें उसके मामा और उसके चचेरे भाई का भी अहम रोल होता है। वो तीनों लोग मिलकर के उस लड़की को ले जाते हैं और उसको वो लोग जला देते हैं, मतलब उसको हमेशा के लिए जलाकर राख कर देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं खुशबू कनौजिया। मेरी इस स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ये जो घटना है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये उत्तर प्रदेश की घटना है जहां पर दो प्रेमी 4 वर्षों से बात किया करते हैं, प्रेम प्रसंग में होते हैं। प्रेमी और प्रेमिका दोनों ये कसमें खाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। अब दोनों जब ये कसमें खाते हैं, जब दोनों के घर वालों को पता चलती है ये बातें, तो घर वाले मना कर देते हैं कि दोनों कास्ट अलग अलग होते हैं। तो घर वाले मना करते हैं कि लड़की हमारे कास्ट की नहीं है, लड़की वाले कहते हैं लड़का हमारे कास्ट का नहीं है। फिर भी ये जो लड़की लड़का होते हैं ये दोनों परिवार के बातों को नहीं समझते। इनको एक धुन होता है कि हम इतने वर्षों से रिलेशनशिप में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, तो हमें शादी करनी है। और लड़की का भी जिद होता है कि मुझे जो मेरा प्रेमी है मुझे उसकी दुल्हन बननी है। अब लड़का भी उधर उसको अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने दिखाता है, कहता है कि तुम जब हम घर वाले शादी नहीं करेंगे तो हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा, बहुत खुश रखूंगा और ऐसो आराम की जिंदगी हम लोग जिएंगे। अब जब लड़की बड़े बड़े सपने देख लेती है तो फिर लड़की भी कहती है ठीक है, अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो भाग चलेंगे। फिर लड़की घर वालों से कहती है कि एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसका नाम पुष्पेंद्र है। और तो लड़के के घर वाले से भी लड़का बात करता है, तो लड़के के घर वाले भी पूछते हैं तो बताता है कि लड़की का नाम काजल है और मैं इससे 4 से 5 साल हो गए, हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हम दोनों एक मार्केट में ऐसे ही मिल गए थे, बातचीत होने लगी थी और एक दूसरे से बात करने लगे। 4 से 5 साल हो गया, अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो जो लड़का होता है उसके भी घर वाले साफ मना कर देते हैं कि अदर कास्ट में शादी हमारे यहाँ किसी की नहीं हुई है, ना ही तुम्हारी होने देंगे। फिर जो लड़का होता है वो घर से रूठ कर जाता है, बगीचे में बैठा रहता है। प्रेमिका का फोन आता है तो प्रेमिका से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया है, अब तुम क्या कह रही हो, जो तुम कहो मैं वो करूं। तो प्रेमिका भी कहती है कि मैंने अपने घर पे भी ट्राई किया लेकिन मेरे परिवार वाले भी जाति को लेकर नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं अदर कास्ट में है, इसलिए शादी हम लोग की नहीं हो पाएगी और अगर हमारी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वहीं लड़का कहता है कि नहीं, चलो दोनों साथ में आत्महत्या कर लेते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि अगर परिवार वाले आज नहीं तो कल मान जाएंगे, तो दोनों कोर्ट मैरिज करने का फैसला करते हैं और दोनों अपने एक दोस्त की मदद लेते हैं और वकील से मिलके कोर्ट मैरिज करते हैं। अब दोनों को कोर्ट मैरिज हो जाता है, अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लड़की जब भाग जाती है, लड़का उसको लेकर घर से चला जाता है बिन बताए। तो लड़की के घर वाले परेशान होने लगते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी बिटिया कहाँ चली गई। लड़की जो होती है वो 22 वर्ष की होती है और जो लड़का होता है वो 24 वर्ष का होता है।
अब लड़की के घर वाले परेशान होते हैं, वो सोचते हैं बेटी कहाँ चली गई, तो वो नजदीकी थाने में जाके गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो फिर उसके बाद हफ्ते तक उसका कोई पता नहीं रहता। दोनों एक हफ्ते दोनों साथ में अपने दोस्त के घर रहते हैं, दोनों मौज मस्ती करते हैं। दोनों को परिवार का ख्याल नहीं आता है, क्योंकि दोनों 5 साल के बाद दोनों एक साथ हुए थे। वो अपना मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जब ये कंप्लेंट आती है लड़के के नाम से, तो लड़के के घर पे पुलिस जाती है। तो ये लड़के के घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा खुद नहीं मिल रहा है, और मेरा बेटा वो सारी बातें बताते हैं कि शादी के लिए कह रहा था, तो मैंने मना कर दिया। तो पुलिस को सारी बातें समझ में आती है, हो सकता है ये दोनों कहीं भाग गए हों। तो पुलिस कहती है लड़की के परिवार से कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम तुरंत आपको बुलवाएंगे और लड़की को आपके सामने रखेंगे और बातचीत होगी। तो लड़की की माँ कहती है ठीक है साहब, जैसा आप कहें। लड़की की माँ चली जाती हैं। फिर एक हफ्ता बीतने के बाद फिर लड़की का अचानक से पता चलता है। उसी के कुछ गांव के लोग उसको देखते हैं, जहां पे वो अपने दोस्त के घर रहती है, अपने प्रेमी के दोस्त के घर रहती है। तो उसको कुछ गांव के लोग देखते हैं उधर जाते हुए। तो गांव के लोग गांव में आकर एक दूसरे से कहते हैं कि यार उनकी बेटी तो वहां पर मैंने देखी है, वो भाग गई है, सिंदूर लगाई थी, ये वो, मतलब तमाम तरह की वो लोग बातें करते हैं। फिर वही ये सूचना पुलिस को मिलती है, उसका एड्रेस दिया जाता है। जब पुलिस जाती है वहां पर, तो वहां पर पुष्पेंद्र दागी जो कि उसका प्रेमी होता है, पुष्पेंद्र दागी वहां पर नहीं होता है। वहां पर काजल जो होती है वो अकेले होती है। अब पुलिस उससे पूछती है तो वो कहती है कि वो कहीं काम से गए हैं। तो पुलिस कहती है कि दोनों लोग को थाने पर आना है। लड़की कहती है ठीक है, हम कल आते हैं। एक दिन का वो समय देती है, यानी शाम तक, रात में पुष्पेंद्र दागी उसका प्रेमी आ जाता। तो दूसरे दिन सुबह वो कहते हैं कि ठीक है हम सुबह में आएंगे। अब जब दोनों, पुष्पेंद्र दागी और उसकी प्रेमिका काजल, दोनों जब थाने पे जाते हैं तो उधर लड़की के माँ बाप भी आते हैं। तो ये बात होती है कि लड़की के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी क्या शादी नहीं होती, या फिर ऐसी क्या बात थी जो तुमने ये कर लिया। तो वो लड़की कहती है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है और मैं बालिग हूँ, और आप मुझे परेशान मत करिए। मैं जिसके साथ हूँ बहुत खुश हूँ, और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मम्मी पापा आपसे एक अनुरोध है, आज तक आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन मेरी भी जिंदगी में मेरा भी कुछ फैसला होता है, और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। इतने बात होती है तो पिता जो होता है वो कहता है ठीक है, बाद में जब ठोकर लगेंगी तो फिर पिता के पास या फिर माँ के पास मत आना, अब हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। तो इतना बात होती है। फिर लड़का लड़की चले जाते हैं और लड़की के माँ बाप भी चले जाते हैं। अब लड़का जो होता है 2-3 महीने तो इसको बहुत खुश रखता है। उसके बाद अब जो भी चीजें होती है, काम कुछ करता नहीं है, जो भी पैसे होते हैं, जो भी दोस्त यार से लेता है, लोगों से कर्जे लेता है, खाता पीता है, तो सारे कुछ उड़ा देता है। जब पैसे नहीं बचते हैं इसके पास, तब ये अब सोचता है कि अब ऐसे में क्या करूं। और अब 3 महीने हो गए हैं कोर्ट मैरिज को। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं बाहर जाने के लिए। फिर जाते हैं बाहर, 2 से 3 महीने बाहर रहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ यानी प्रेमी प्रेमिका दोनों काम करते हैं एक कंपनी में, कुछ पैसे हो जाते हैं। फिर वो लोग वापस से एक गांव में आ जाते हैं। जब गांव में आ जाते हैं तो अपनी छोटी मोटी दुकान कर लेते हैं। 100-200 जो भी डेली मिलता उससे उसका घर खर्च चलता था, और घर के पास वो बैठा रहता था, हमेशा प्रेमिका की नजरों के सामने होता था। फिर एक दिन प्रेमिका को ये सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। वो कहती है, सोचती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे माँ बाप, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, मेरे पिता ने धूप छांव नहीं देखा, मेरी परवरिश की, और जो मैंने कहा वो मुझे मुंह मांगा लाकर दिए, लेकिन मैंने ये गलत कर दिया। अब जो प्रेमिका होती है वो प्रेमी से लगातार दबाव बनाती है कि शादी कर लो। तो प्रेमी उसको हर बार ऐसे झांसा दे देता है कि शादी की क्या बात है, हम दोनों तो पति पत्नी है ही हैं, अब हमने कोर्ट मैरिज कर ली, तुम सिंदूर लगाती हो। उसको ऐसे बातों में बरगला देता है। फिर जब ये प्रेमिका जिद पे अड़ जाती है तो पुष्पेंद्र से कहती है कि तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, या तो नहीं करनी है तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी।
तो प्रेमी सोचता है कि ऐसे में 3 ही 4 महीने हुए हैं शादी को, अगर अभी कोई बात होगी तो लोग कहेंगे कि 6 महीने भी नहीं टिक पाए। अब वो प्लानिंग करता है, कहता है ठीक है, आने वाली तारीख को हम शादी करते हैं। और प्रेमिका कहती है ठीक है। फिर वो अपने मामा से बात करता है। जो लड़के के परिवार वाले थे वो तो नाखुश थे ही, उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तो अब लड़का सोचता है कि ऐसे में कोई मेरी मदद नहीं करेगा। फिर वो मामा से कहता है कि मामा ऐसी ऐसी बात है, मैंने शादी कर ली, घर वाले नाराज हैं और अब आप बताइए मैं क्या करूं। मामा भी उस लड़की काजल को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचता है। और जो पुष्पेंद्र दांगी का चचेरा भाई होता है, वो और उसके मामा और उसका चचेरा भाई तीनों लोग मिलके एक प्लानिंग करते हैं काजल को मौत के घाट उतारने की। अब जब काजल गुस्सा होती है तो जब पुष्पेंद्र शाम को घर आता है, पुष्पेंद्र उसको बिल्कुल प्यार से मनाता है, कहता है काजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको खरी खोटी बोल देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। फिर काजल कहती है अगर तुम्हें शादी करनी है तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, नहीं तो अगर शादी नहीं करनी है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एक छत के नीचे दोनों रहते हैं, लेकिन 2-3 दिन हो जाता है दोनों बात नहीं करते। फिर उधर जो मामा के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, जो प्लानिंग की गई थी, अब वो पुष्पेंद्र दागी यानी प्रेमी से बताई जाती है सारी चीजें। पुष्पेंद्र दागी काजल से कहता है कि काजल चलो शादी तो करेंगे ही आने वाले हफ्ते में, लेकिन चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा के लाता हूँ, तुम भी यहाँ पे पड़ी पड़ी रहती रहती बोर हो गई होगी। तो काजल इतने में खुश होती है, कहती है ठीक है। वो बोलता है तुम्हारे जो सबसे अच्छे कपड़े हो, सबसे नए कपड़े, उसको पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ, कुछ खिलाऊंगा आज। तो काजल खुश होती है कि लगता है मैं गुस्सा थी तो जो प्रेमी है वो मान गया, अब वो हो सकता है शादी भी कर ले। अब वो तैयार होती है, सूट पहनती है, अच्छे से पूरी तैयारी करती है, तैयार होती है, मेकअप करती है। फिर वो जाती है तो पुष्पेंद्र दागी जो होता है वो मामा से कह के एक कार मंगाता है, और उसका मामा और उसका चचेरा भाई वो दोनों भी साथ में आते हैं। अब पुष्पेंद्र लड़की को ले जाता है, तो फिर वो एक आउटसाइड में जब चला जाता है तो प्रेमिका कहती है कि पुष्पेंद्र तुम कहाँ ले जा रहे हो, इधर तो कोई। कहता है कि बैठी रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, अब तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई हो तो मेरा विश्वास करो। प्रेमिका कहती है ठीक है। अब वो भी प्रेमी की बातों में आ जाती है। फिर प्रेमी जो होता है उसका, वो जो काजल दुपट्टा ली होती है उसको ओढ़ी होती है, तो वो उसके दुपट्टे को छूता है, कोशिश करता है कि इसी से उसका गला घोट दूं। दुपट्टे में काजल पिन लगाए रखी रहती है, तो काजल जान जाती है, कहती क्या कर रहे हो, क्या है कुछ नहीं, मैं देख रहा था दुपट्टा तुम्हारा बहुत अच्छा है। उसके बाद वो एक छोटी सी रस्सी होती है जो कि उसका चचेरा भाई लेकर आता है, और काजल बैठी होती है और जो पुष्पेंद्र दागी है वो उसके गले में रस्सी कस देता है और वो तड़पने लगती है। काजल जब तड़पने लगती है तो वो अपना बचाव करने लगती है, हाथ पैर पटकने लगती है, लेकिन ये सब देखकर वो जो प्रेमी होता है वो रस्सी को और तेज कस देता है, जिससे काजल की मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है काजल की, तो अब तीनों प्लानिंग में लगते हैं कि अब इसके लाश को हम कहाँ ठिकाने लगाएं जिससे हम पकड़े ना जाएं। तो वहीं पास में एक खेत होता है जहां पे सुनसान एरिया होता है, तो वो मामा कहता है कि इसको यहीं पे दफना देते हैं। तो वो जो चचेरा भाई होता है वो कहता है नहीं नहीं, अगर हम दफनाएंगे तो 2 से 3 घंटे हमें लग जाएंगे गड्ढे बनाने में, ऐसे में कोई आ भी सकता है, फंस भी सकते हैं। एक काम करते हैं, पेट्रोल से इसको जला देते हैं, यानी उसको आग से जला देते हैं। तो मामा कहता है ये आइडिया सबसे अच्छा है। अब पुष्पेंद्र दांगी कहता है अपने चचेरे भाई से कि जाओ डिग्गी से पेट्रोल ले आओ। अब वो जब पेट्रोल लाता है तो वो काजल के ऊपर छिड़क देते हैं, उसके बाद माचिस लगा देते हैं, और माचिस लगा देते हैं। काजल की जो लाश होती है खेत में नरवाई होती है तो जलती है और वो पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर वो लोग तमाशा देखते हैं, जब पूरी तरह से जलने लगती है काजल की लाश तो वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और वो लोग चले जाते हैं। फिर 2 से 3 घंटे एंजॉय करने के बाद वो लोग पुनः आते हैं देखने कि क्या वो जल गई है, उसकी राख हो गई है या फिर अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है।
तो उसका जो लाश होता है वो पूरा कंकाल में तब्दील हो जाता है, पूरा उसका शरीर पूरा जल जाता है। अब जब वो लोग देखने आते हैं तो देखकर वो लोग थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वो लोग जब जलने लगते हैं तो वो जो उसका पुष्पेंद्र दांगी का जो चचेरा भाई होता है, लाश को जलाते समय उसका सेलफोन गिर जाता है, लेकिन उसको ये चीज पता नहीं रहता है। फिर उसको वो पूछता है कि भाई मेरा फोन कहाँ है, तो वो कहता है गाड़ी में पड़े होगा फोन। फिर कहते हैं चलो ठीक है। फिर जब तीनों चले जाते हैं तो जो जिस किसान का वो खेत होता है, वो किसान जब उधर से गुजरता है तो वो देखता है कि खेतों में लड़की का जो है लाश पूरा जला हुआ है और नरवाई जो है वो भी पकड़ लेती है। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस आती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है तो लोगों से पूछती है तो लोगों को कोई अता पता नहीं है। कहते हैं कि क्राइम करने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी दिमाग वाला हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। अब जब पुलिस आती है, पुलिस खोजबीन करती है तो पुलिस को वो सेल फोन उसकी शव के पास में जला हुआ मिलता है। अब पुलिस फोन तो जला हुआ मिलता है, लेकिन उसमें जो सिम कार्ड होता है वो सुरक्षित होता है। अब पुलिस उसको ले जाती है, डाटा रिकवर करती है, नंबर के डिटेल्स निकालती है। फिर पुष्पेंद्र दागी का जो चचेरा भाई होता है, पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है तब वो पुष्पेंद्र दागी को बताता है, जो कि मुख्य आरोपी था, जिसकी वो प्रेमिका थी। फिर पुष्पेंद्र दागी को पुलिस पकड़ ले जाती है। फिर वो अपने चाचा को बताता है कि जिसने ये सारे षड्यंत्र रचे थे। अब तीनों को पुलिस हिरासत में लेती है और पुलिस पूछती है कि ऐसा क्यों किया। तो वो पुष्पेंद्र दांगी जो है वो बताता है कि शादी करने से के लिए फोर्स कर रही थी और मैं शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मेरे कास्ट की नहीं थी, इसलिए मामा के कहे मुताबिक मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। अब तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं साथियों। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो हमने आपको सुनाई है। हमारी वीडियोस कैसी लगी साथियों, हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।